जनरल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट, इसको आईएस और एलएम मॉडल बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। So see here, Keynesian model में equilibrium analysis of product market and money market has been made in isolation. अंडरलाइन करो, इन आइसोलेशन, यानी अलग अलग किया गया है दोनों को। केन्स के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम अलग आता है, मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम अलग आता है, इसीलिए उसको अपने सेक्टोरल अंडरलाइन करो या तो पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी जनरल इक्विलिब्रियम इसमें नहीं आता, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इसमें नहीं बताया जाता। व्हाइल एनालाइजिंग द प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, समझना लैंग्वेज बहुत सिंपल है इसके अंदर, पर जो रिलेशनशिप है ना उसको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि जब मैं प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को एनालाइज करता हूं तो हम अज्यूम करेंगे उस टाइम पे कि मनी मार्केट में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसकी इफेक्ट नहीं होगी प्रोडक्ट मार्केट के ऊपर। तो प्रोडक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम को समझने के टाइम पे, प्रोडक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम को समझने के टाइम पे मनी मार्केट डज नॉट चेंज, एंड इवन इफ इट चेंजेस इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, पहला। ऐसा ही सेम दूसरा, इन केस अगर मैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एनालाइज करता हूं तो हम अज्यूम करेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा, एंड इन केस अगर आएगा भी उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। ये किसने बोला था? ये सब केन्स के सपोजिशंस है, एजम्पशंस है, बट इन रियलिटी द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट एंड मनी मार्केट इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द टू मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएबल दैट इंटरलिंक द वर्किंग ऑफ दीज टू सेक्टर्स आर, एक इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है तुम्हारा इंटरेस्ट रेट। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्ट मार्केट का वेरिएबल है, इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट। रियल इनकम कैसे आएगी ये पता चलता है इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा मल्टीप्लायर इफेक्ट में, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट रेट ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये डिटरमाइन कौन करता है? डिमांड ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी डिसाइड करते हैं। It needs to be emphasized that unless both product and money market reach equilibrium simultaneously, अंडरलाइन करो, प्रोडक्ट और मनी मार्केट दोनों साथ में इक्विलिब्रियम अचीव करने चाहिए। अगर ये नहीं करते तो इकोनॉमी के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और दोनों सेक्टर को हम इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं मानेंगे। हिक्स डेवलप्ड अ सिंपल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ 1937, अंडरलाइन करो इसको, 1937, इसको ISLM कर्व्स बोला जाता है। द IS कर्व प्रोडक्ट मार्केट रिप्रेजेंट करता है, और जो LM कर्व है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहले हम IS कर्व देखें। ये प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम है, और IS कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। द IS कर्व is a curve which shows relationship between the rate of interest and national income, यानी किसके बीच में रिलेशनशिप? रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम। लेकिन कब? जब प्रोडक्ट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इट इनकॉर्पोरेट्स अ मनी मार्केट वेरिएबल आई। देखो आगे भी देखा हमने, जहां पे S इज इक्वल टू आई होता है वहां पे प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करते हैं, दोनों इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आता है। तो इसका मतलब हम अगर प्रोडक्ट मार्केट की बात करें तो इनकम इज इक्वल टू CY और I ऐसा लिखा हुआ है, यानी जो C लिखा है वो कंजम्पशन है और Y ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, और इसके बाद में लिखा है I यानी इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन I यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल I, राइट। तो इट ऑल्सो, अब अपने ये आगे पहले यूनिट से ये देखते चले आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू C प्लस आई। y इज इक्वल टू एक्चुअल होता है C प्लस S, लेकिन हमने क्या सपोज किया? S इज इक्वल टू I, इसलिए y इज इक्वल टू C प्लस आई हो गया। इट ऑल्सो शोज प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ y एंड I. Derivation of IS curve requires the knowledge of following functional relationship. रिलेशनशिप देखो टोटल मिला के 3, तो चौथी रिलेशनशिप हम इसके ऊपर से एस्टैब्लिश करेंगे। पहले तो फंक्शनल रिलेशनशिप इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में,
हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना सेविंग, जितना सेविंग उतना इन्वेस्टमेंट। और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, क्योंकि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम और सेविंग्स यानी कंजम्पशन के बाद बची हुई इनकम है। तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी वाई, बट सी जो है कंजम्पशन, वो आपके इनकम की लेवल पे डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब एस इज इक्वल टू आई होगा तब। लेकिन जो आई है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है और जो एस है वो तुम्हारी इनकम के लेवल पे डिपेंड करता है, राइट। तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी वाई। तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, एस इज इक्वल टू आई लिखा है और आई इज इक्वल टू क्या लिखा है? आई और स्मॉल आई, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहां एस लिखा हुआ है ना, वो एस की जगह पे अपने आई आई लिख देंगे। देखो नीचे, बराबर, एस की जगह पे अपने आई आई लिख देंगे। तो ये क्या मिल गया अपने को? प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम मिल गया। अब चार क्वाड्रेंट के अंदर, चार हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा। डायग्राम देखें। अब डायग्राम में आप देख सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहला क्वाड्रेंट क्यू ए लिखा है, उसकी बात कर रहा हूं अभी। क्यू ए के अंदर आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट दिया गया है और एक्स एक्सिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट दोनों इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट। इसलिए उसका डायग्राम नीचे की तरफ आता है। तो हम यहाँ पे ये सपोज करके चलते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट 8 था तब इन्वेस्टमेंट 40 मिलियन बिलियन जो भी है उसका हो रहा था। उसके बाद में जब इंटरेस्ट रेट 6 हुआ तो 80। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट जब 4 हुआ तो इन्वेस्टमेंट 120, राइट। अब यहाँ से जो शुरू होता है उसको बराबर ध्यान से समझना है। एक्चुअली क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस उसको क्वाड्रेंट रू के बी के अंदर आपको फॉलो करना है। सेम टू सेम ऊपर से नीचे खींचेंगे। देखो ये 40 80 120 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 40 80 और 120 लिखा है, उसको सीधा नीचे खींच लो, जैसा है वैसा ही, सेम टू सेम। और यहाँ पे मैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करूंगा किसके साथ में? सेविंग्स के साथ में। अब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल, यानी 40 इन्वेस्टमेंट है तो सेविंग्स भी 40 होगा, 80 इन्वेस्टमेंट है तो 80 इन्वेस्टमेंट भी होगा, सेविंग्स भी होगा, सॉरी, एंड 120 इन्वेस्टमेंट है तो 120 सेविंग्स भी होगा। तो ये आपका 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आएगा। ये जो दूसरा डायग्राम है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है और आपका 45 डिग्री के ऊपर आएगा। तो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या सपोज किया है? ऊपर से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ इन्वेस्टमेंट, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या सपोज किया है? सेविंग्स को सपोज किया है इसके अंदर, राइट। नाउ उसके बाद अपने क्वाड्रेंट 3 की तरफ जाते हैं। देखो, अब क्वाड्रेंट 3 के अंदर तुम क्या करोगे? जो वाई एक्सिस है ना उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे क्वाड्रेंट बी के। क्वाड्रेंट बी में ये लिखा है 40 80 120 वाई एक्सिस के ऊपर, उसको सीधा सामने ले जाएंगे, यानी उसका सेविंग सामने कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें देखो 40 80 120 ये सेविंग्स है जी, ये भी सेविंग्स, ये भी सेविंग्स। एक एक्सिस को सेम रखना है आपको, एक एक्सिस को सेम रखना है और उसको सामने ले गए। अब हम किसके साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे? सेविंग्स और इनकम के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। या नीचे इनकम लिखा गया है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा सेविंग्स, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा सेविंग्स। तो जब इनकम 100 थी तब 40 सेविंग्स, फिर 180 हुई तो 80 सेविंग्स, 260 हुई तो 120 सेविंग्स, राइट। तो ये भी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब तुम्हारे पास क्वाड्रेंट 4 आता है। ये क्वाड्रेंट 4 हमको एस्टैब्लिश करना है, ये रिलेशनशिप हमको बनानी है। हम कैसे बनाएंगे? तो हम इसके अंदर दो जगह से अलग अलग चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे कि तीसरे क्वाड्रेंट से हमने इनकम को कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर से अपने क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इनकम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देखो, राइट। और यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम इंटरेस्ट रेट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बराबर। इसमें से इंटरेस्ट रेट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर से हम क्या करेंगे? इनकम को।
अब जैसा लिखा है वैसा एग्जैक्टली लिखो। यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ 100 ऊपर भी, यहाँ 6 लिखा है तो उसके बिल्कुल सामने 6 है। इसी तरह से क्वाड्रेंट 1 के अंदर 8 लिखा है, उसके बिल्कुल सामने क्वाड्रेंट 4 यानी डी के अंदर भी आपको 8 लिखना है। अब तुम क्या करोगे, रिलेशनशिप तुम जानते हो कि इनवर्स है, तो एस्टैब्लिश करेंगे कैसे, 8 के ऊपर 100 यानी 100 जब इनकम है तब इंटरेस्ट रेट 8, 180 जब इनकम है तो इंटरेस्ट रेट 6, और 260 जब इनकम है तो 3 तुम्हारा इंटरेस्ट रेट हुआ। इस तरह से हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे, और ये तुम्हारा कर्व आया ना, उसको हम IS कर्व बोलेंगे। ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको IS कर्व बोलेंगे। और ये इक्विलिब्रियम किसका है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन हमने इसमें किसको इंक्लूड किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड किया है, जो मनी मार्केट के अंदर आता है, राइट। अब ऊपर जो लिखा है ना उसको पढ़े, देखो क्वाड्रेंट ए वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन बता रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को मेजर किया जाता है y एक्सिस के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट को मेजर किया जाता है x एक्सिस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल से अपने देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ऐसे ही पता चल जाता है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन स्मॉल आई एंड कैपिटल आई, यानी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगा और इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पहला ये। फिर क्वाड्रेंट बी रिप्रेजेंट 45 डिग्री लाइन, मैंने आगे भी आपको बताया ये 45 डिग्री के लाइन में क्वाड्रेंट बी आपको ड्रॉ करना है। अब जब मैं 45 डिग्री के 45 डिग्री लिखा है तो इसका मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे, जितना सेविंग उतना ही एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट, राइट, which will keep the product market in equilibrium. So when investment increases, saving must increase to the same extent. जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़े तो सेविंग भी उतना ही बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये बी क्वाड्रेंट कंप्लीट हुआ। अब सी क्वाड्रेंट के अंदर हम सेविंग फंक्शन को अलग अलग इनकम के लेवल के ऊपर बता रहे हैं। ये भी तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला डायग्राम है, पर इसमें आपको 45 डिग्री को मेंटेन नहीं करना है। ये नॉर्मली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, पर अपने इतना डिटेल में इसके अंदर नहीं जाएंगे। यानी जितनी इनकम बढ़ती है उसके साथ में प्रोपोर्शनेटली सेविंग्स ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में हमने ये सीखा था कि जितना तुम्हारी एडिशनल इनकम होती है उसके सामने तुम्हारा कंजम्पशन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, उतना कम बढ़ता है। तो हम यहाँ पे सेविंग्स को उल्टा समझेंगे, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना सेव करने की टेंडेंसी हमारी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू सेविंग्स फंक्शन की बात करी, शोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम आएगा। यहाँ I इज इक्वल टू एस नहीं लिखो, इनकम लिख दो वहां पे। जहाँ I इज इक्वल टू एस लिखा है क्वाड्रेंट सी के नीचे, वहां इनकम लिख दो। और क्वाड्रेंट डी के अंदर हम डिराइवेशन करते हैं, देखो वर्ड को अंडरलाइन करो, डिराइवेशन ऑफ IS कर्व, मतलब हम ये कर्व को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें से y एक्सिस के ऊपर से हम इंटरेस्ट रेट लेंगे और x एक्सिस के ऊपर हम इनकम लेंगे, लेकिन ये दोनों हमने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में से लिया है इंटरेस्ट रेट को और एक थर्ड क्वाड्रेंट में से लिया है इनकम को। अब इसके ऊपर से अपने पता चलेगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होता है। इन क्वाड्रेंट डी वी कैन सी दैट the IS curve is a locus of points J, K, L showing equilibrium points of product market at different levels of investment, saving, interest rate and income. For example, जब I 8% था तो सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ये 40 बिलियन था। ये हमको डायरेक्टली उसके अंदर शो कर देना है, ये अगर तुम नहीं भी लिखोगे नहीं तो चलेगा, अगर डायग्राम में आपने शो कर लिया तो दैट इज ओके, बराबर। ये क्या था तुम्हारा, खाली IS कर्व था। कौन सा इक्विलिब्रियम था, ये प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसी के बेस के ऊपर से अपने फैक्ट सॉरी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम लेते हैं। देखो LM कर्व, ये दूसरा कर्व, पीछे दूसरे 4 डायग्राम होंगे ऐसे ही। नेक्स्ट पेज पे LM कर्व इज अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब इसमें भी देखो इंटरेस्ट रेट और इनकम है पर इसके कंपोनेंट अलग है, बात समझो। IS कर्व के अंदर भी तुमने y एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लिया, x एक्सिस के ऊपर इनकम लिया, इसमें भी सेम लेना है। डी क्वाड्रेंट के अंदर इसमें भी सेम जाएगा, x एक्सिस पे इनकम आएगा
और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट आएगा, लेकिन दोनों को बनाने वाले कंपोनेंट अलग अलग है। इसमें हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स देखा था, बराबर। लेकिन ये वाले के अंदर, इसके अंदर अपने क्या देखेंगे, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे। इसके अंदर क्या देखेंगे, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई, क्योंकि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने वाले दो चीजें, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। The LM curve is a curve which shows the relationship between interest rate and national income when money market is in equilibrium। यानी जब इक्विलिब्रियम में होना है तो MS इज इक्वल टू MD, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी। अब it can be derived on the basis of money market equilibrium condition where MD is equal to MT। अब देखो, डिमांड ऑफ मनी दो चीजों से होती है, एक MT यानी ट्रांजेक्शन मोटिव, और ट्रांजेक्शन मोटिव के अंदर हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं MT के अंदर, एक ट्रांजेक्शन और एक दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव। MT यानी MT प्लस MP होता है, और यहाँ पे MSP का मतलब स्पेक्युलेटिव मोटिव, ये थर्ड यूनिट में हमने सीखा था। अब MT इज इक्वल टू KY। MT किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजेक्शन, वो तुम्हारी इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन MSP वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। दो चीजें, L लिखा है मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस, राइट, और I यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन MS इज इक्वल टू MD यानी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होनी चाहिए। हम यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं कि जहाँ पे KY और लिक्विडिटी प्रेफरेंस दोनों सेम हो गया तो वहां पे आपको इसका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब इसके लिए हम डायग्राम देखेंगे जो लास्ट पेज के ऊपर है, उसमें फर्स्ट वाला चेक करो। देखिए क्वाड्रेंट 1, उसके अंदर MSP दिया है, स्पेक्युलेटिव, और इंटरेस्ट रेट दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम स्पेक्युलेशन कम करते जाएंगे, यानी 10% जब इंटरेस्ट रेट है तब 30 मिलियन या बिलियन जो भी समझो, और 60 उसके बाद में 6 के ऊपर, देन आफ्टर 90 4 के ऊपर होता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, और हमने लिक्विडिटी ट्रैप भी देखा था थर्ड यूनिट में, थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक के अंदर। ये लिक्विडिटी ट्रैप की वजह से आगे की लाइन को हमने स्ट्रेट किया हुआ है, MSP वाली लाइन को हमने यहाँ से स्ट्रेट किया हुआ है। देखो 90 के बाद वो स्ट्रेट हो जाती है, बराबर। वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। अब हम वापस वैसा ही करेंगे, एक्स एक्सिस को क्वाड्रेंट 1 में से कॉपी करेंगे, और हम रिलेशनशिप यहाँ पे बनाएंगे किसके बीच में, MSP और MT के बीच में। अब सोचो कि तुम ट्रांजेक्शन के लिए पैसा ज्यादा खर्च करते हो तो स्पेकुलेशन के लिए पैसा कम बचेगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको डायग्राम जो है वो नेगेटिव स्लोप वाला दिखाई देगा। तो जहां पे 60 अगर आप ट्रांजेक्शन के लिए पैसा खर्च करते हो तो 90 बचेगा, 90 करते हो तो 60 बचेगा, क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम यहाँ पे समझ लेना, आपको ऐसा समझ के चलना है कि 150 तुम्हारा लिमिट है। इसीलिए देखो 150 के ऊपर सामने डायग्राम को नीचे एक्स एक्सिस के साथ में टच किया हुआ है, राइट। तो 150 इज योर लिमिट दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और ऊपर भी 150 होगा। जहाँ MT लिखा है वहां 150 लिख सकते हो। तो दोनों का टोटल 150 होने, इस तरह से आपको डायग्राम के अंदर पॉइंट प्लॉट करने, राइट। या 120 है, समझो कि MT के नीचे जो एग्जैक्टली लिखा है 120, तो उसके सामने नीचे 30 आना चाहिए, तो 120 और 30 प्लस करेंगे 150 आ गया। फिर 90 के सामने 60 है तो भी 150 हो गया, और 60 के सामने 90 है तो भी 150 हो गया, राइट। तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर किसके बीच में रिलेशनशिप है, MT और MSP के बीच में। अब हम MT को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के डायग्राम में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसको हमने कंटिन्यू करेंगे, और उसकी रिलेशनशिप हम इनकम के साथ में बताएंगे। अब ट्रांजेक्शन और इनकम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। कैसे प्रोपोर्शनेट, यहाँ 45 डिग्री वाला एंगल बनेगा, राइट। तो 120 पे 60, 180 पे 90 और 240 पे 120। क्यों ये ऐसा, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते कि MPC रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
वो हमेशा सेम रहती है ऐसा मान के हम चलते हैं, इसीलिए 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आता है। तो हर बार जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ट्रांजेक्शन के लिए जो डिमांड है वो तुम्हारी उतनी ही बढ़ेगी, यानी ये 15% बढ़े तो वो भी 15% बढ़े, ऐसा, इसलिए ये 45 डिग्री के एंगल में आएगा। तो 120 पे 60 है, इसका मतलब आधा पैसा खर्च कर देते हो तुम। 180 के ऊपर 90 अगेन आधा पैसा हुआ। 240 के ऊपर 120 अगेन हाफ मनी। अब तुमको क्वाड्रेंट 4 ड्रॉ करना है, ये 1 और 3 के ऊपर से जाएगा। आप 1 के अंदर से इंटरेस्ट रेट को कैरी फॉरवर्ड करोगे, राइट, और जो 4 है उसके अंदर y जो लिखा गया है वो, सॉरी x एक्सिस जो लिखा गया है वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में से आया है, यानी 120, 180 एंड 240। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में रिलेशनशिप, ये मनी मार्केट है इसलिए अपने को कैसा बनाना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनानी है। इसलिए जब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तब इनकम कितनी, 120, यानी 120 पे 4%, 180 पे 6% और 240 के ऊपर 10%। इस तरह से हमको रिलेशनशिप इसके बीच में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्विलिब्रियम। ये कौन से मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम हुआ, मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम हुआ। अब आप ऊपर से क्वाड्रेंट को रीड करें। क्वाड्रेंट ए, पेज नंबर 34 पे लास्ट लाइन लिखी है, ये हाइपोथेटिकल केनेशियन एमएसपी कर्व है और एमएसपी डिपेंड करता है आपके लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर, इसीलिए लास्ट में एमएसपी के अंदर जो 90 के बाद लाइन को स्ट्रेट कर दिया है वो आपका लिक्विडिटी ट्रैप है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसा डाउन होने के बाद। अब क्वाड्रेंट बी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेक्युलेटिव डिमांड कर्व एंड ट्रांजेक्शन। स्पेक्युलेटिव डिमांड और ट्रांजेक्शन डिमांड, ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम मनी मार्केट के, जहां पे हमने क्या सपोज किया, देखो बताया मैंने, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इज 150 मिलियन, जैसे मैंने बताया, इसीलिए दोनों तरफ को डायग्राम को टच कराना जरूरी है। एक्स एक्सिस के ऊपर टच कराओ वहां पे 150 आना चाहिए, वाई एक्सिस पे टच कराओ वहां पे भी 150 जाना चाहिए। तो जहां पे एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट में एम्प्टी लिखा हुआ है ना, वहां 150 ऐसा समझ के चलना है आपको। एट इक्विलिब्रियम एमएस इज इक्वल टू एमडी, यानी एमटी प्लस एमएसपी विथ एमएस कांस्टेंट, एमटी डिक्रीजेस। तो ये तो हमने आगे भी देखा है। अब क्वाड्रेंट सी के अंदर जो है ना वो हम डिराइवेशन करेंगे डिमांड कर्व फॉर ट्रांजेक्शन मनी के लिए। तो जितनी इनकम बढ़ेगी उसके सामने क्या बढ़ेगा, तुम्हारा ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए जो पैसा यूज किया जाता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या समझते हैं, 0.5 दैट इज एमपीसी, ये रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आप अपनी इनकम का 50% ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखते हो, डिमांड करते हो। और डी जो है वो डिराइवेशन ऑफ एलएम का है, वो डिराइवेशन है, मतलब ये हमको कोई साबित करके नहीं दिया, हमको साबित करना है। Here interest rate is measured on a y-axis and income is measured on x axis. We link the equilibrium level of income with the corresponding interest rate. In quadrant D, we can see that LM curve is a locus of points H, G और F, right? H ऊपर है, H, G और F ये तीन का लोकस, लोकस यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है ना। सिंपल अपने को करना क्या है, दो तुम्हारे पास आया, एक IS कर्व आया और दूसरा LM कर्व। ये दोनों कर्व को आपको लास्ट वाले डायग्राम में टू सेक्टर मॉडल में जनरल इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसको सुपर इम्पोज करना है एक दूसरे के ऊपर। रिमेंबर IS इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग, लेकिन LM स्ट्रेट लाइन नहीं होती, LM स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो इसी तरह से आपको डिक्रीजिंग टेंडेंसी वाला बताया जाएगा, सॉरी इंक्रीजिंग टेंडेंसी वाला बताया जाएगा LM कर्व। तो ये आपको दोनों कौन सी जगह पे इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं, 180 बिलियन इनकम और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ये तुमको इक्विलिब्रियम बता रहे हैं, बराबर। इसके अलावा कोई भी जगह पे आप जाओगे तो डिसइक्विलिब्रियम समझ में आता है इसमें। ये तुम्हारा LM एंड IS कर्व।